हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं कमला बांड्रा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक वो है नियंत्रित या नियमित बाज़ार। जैसा कि यहाँ दिया गया है, नियंत्रित बाज़ार या मंडी से तात्पर्य उस बाज़ार या मंडी से है जो राज्य सरकार द्वारा पारित कानून के अधीन व्यापार संचालन हेतु स्थापित की जाती है। जैसे कि पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ जो कृषि विपणन व्यवस्था है उसमें बाज़ार भी है जो कि काफ़ी अनियंत्रित या अनियमित है, जिसकी वजह से कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन सब को ध्यान में रख करके सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि मंडी का संचालन कृषकों द्वारा ही की जाती है, लेकिन जो कानून होते हैं वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन वस्तुओं का क्रय विक्रय कृषकों द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे नियंत्रित मंडियों के उद्देश्य। जो पहला उद्देश्य है वो है कुरीतियों को दूर करना। पिछले दिनों हमने कृषि विपणन में पढ़ा था कि जो कृषक होते हैं वो अपने वस्तुओं को जब बाज़ार में ले जाते हैं बेचने के लिए, तो उनसे नमूने के रूप में काफ़ी अधिक अनाज ले लिया जाता है। साथ ही उनके अनाजों को निम्न किस्म का बता करके उसका मूल्य कम दिया जाता है और साथ ही उनके माप तोल में गड़बड़ी होती है, या हम कह सकते हैं गलत तरीके से माप तोल करके उन्हें उन अनाजों का जितनी मात्रा होती है उतना मूल्य नहीं बल्कि उससे कम मूल्य दिया जाता है। और साथ ही व्यापारियों या मध्यस्थों द्वारा कृषकों का शोषण होता है। तो इन सब को रोकना ही नियंत्रित मंडियों का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, विपणन व्यवस्था को दक्ष बनाना। जैसे कि विपणन व्यवस्था की बात हम लोग करते हैं, विपणन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि उत्पादकों को यह उम्मीद हो कि वो जो अनाज लाए हैं उसकी उचित कीमत उन्हें मिल सके और उपभोक्ताओं को इतनी उम्मीद हो कि उन्हें जो वस्तु है वो आवश्यक मात्रा में उचित कीमत पर मिल सके। और नियंत्रित मंडियाँ ऐसी विपणन व्यवस्था को बनाना चाहती है या दक्ष बनाना चाहती है। जो अगला है, उपज के उत्पादन हेतु प्रेरित करना। यहाँ मंडी के सदस्य कृषकों को अच्छी किस्म के उत्पाद के लिए उत्पादन हेतु प्रेरित करते हैं। और अगला जो उद्देश्य है, संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मंडियां होती है शहर से बाहर होती हैं, तो वहाँ पर जो कृषक आते हैं उनके ठहरने की जगह, उनके खाने की व्यवस्था, वहाँ पे मूल्य तंत्र को ठीक करना, वहाँ पे जो मूल्य के बारे में बताना होता है वो व्यवस्था करना, या जो मापतोल होती है उसकी व्यवस्था करना। तो इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठन या हम कह सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे कि ये एक सुदृढ़ व्यवस्था बनकर उभरे, जहाँ पर कि सारे विपणन क्रियाएं आसानी से की जा सके। तो नियंत्रित मंडियाँ ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराती हैं और उनका उद्देश्य होता है कि वो सब सुविधाएं वो उपलब्ध कराएं। अब हम देखेंगे नियंत्रित मंडियों की कार्यप्रणाली। यहाँ कार्यप्रणाली से तात्पर्य है कि वो किस तरह के काम करते हैं। तो सबसे पहला जो इनका कार्य है वो हम देखेंगे, वस्तुओं की क्रय विक्रय विधि। यहाँ पर जो वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है वो किस विधि से होती है। तो मुख्यतः यहाँ पर दो तरह की विधियाँ प्रचलित है। जो सबसे पहली विधि है वो है आपकी खुली नीलामी विधि, और जो दूसरी है वो है बंद निविदा विधि। लेकिन यहाँ प्रायः खुली नीलामी विधि द्वारा ही
अनाजों का क्रय विक्रय किया जाता है, और जब क्रय विक्रय किया जाता है उस वक्त समिति के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित होते हैं। दूसरा जो कार्य है तुलाई। यहाँ सरकार के द्वारा प्रमाणित मापतोल के द्वारा ही वस्तुओं या अनाजों की वहाँ पर तुलाई की जाती है। अगला जो कार्य है श्रेणी चयन। जब अनाज मंडी में बिकने के लिए आती है तो वहाँ पर उस अनाजों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। जैसे कुछ काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ थोड़े कम अच्छे होते हैं, तो उन्हें उन्हीं के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है और मूल्य भी उन्हीं के हिसाब से तय कर दी जाती है। अगला जो है विपणन लागत। यहाँ पर कृषकों को अपने अनाज बेचने के बाद कोई भी अन्य शुल्क देना नहीं पड़ता है। जो भी शुल्क देना होता है वो विपणन से पहले या अपने अनाज को बेचने से पहले, जैसे कि वहाँ पे रहने का, खाने का या अपने परिवहन लागत आदि। अगला जो कार्य है मंडी सूचना सेवा। यहाँ मंडी में आने वाले जो कृषक होते हैं उसके अनाज की क्या कीमत हो, ये सूचना मंडी में दी जाती है कि आगे जो भी अनाज हैं उनकी क्या कीमत होगी। अगला है उत्पादों की कीमत का भुगतान। यहाँ कृषकों को उसके उत्पादों का भुगतान तुलाई के बाद ही दे दी जाती है, और वो जितनी कीमत होती है पूरी की पूरी कीमत उन्हें दी जाती है, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाती है। जो अगला है हमारा विवादों का निपटारा। यहाँ जो कृषक और व्यापारियों के बीच जो भी विवाद होता है उसका निपटारा मंडी में ही कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि नियंत्रित मंडियों के ये सारे कार्य प्रणाली है। अगला हम देखेंगे कि इसका संचालन मंडल। जैसा यहाँ दिया गया है, प्रत्येक नियंत्रित मंडी के सुचारू रूप से संचालन हेतु मंडी समिति होती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी मंडियाँ या समितियाँ होती हैं उसमें कृषक और कृषि से जुड़े लोग ही होते हैं। इनकी संख्या के रूप में एक मत नहीं है। किसी राज्य में 15 है, किसी राज्य में 17 है और किसी राज्य में 18 है। तो यहाँ पर जो समितियाँ होती हैं मुख्यतः उन्हीं लोगों से बनाई जाती है और ये काम किए जाते हैं। अब हम देखेंगे नियंत्रित मंडियों की प्रगति। देश में नियंत्रित मंडियों की स्थापना का कार्य वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया था। वैसे तो ये 1897 में कपास के बाज़ार में कृषि उत्पादन अधिनियम द्वारा लगाया गया था, क्योंकि उस वक्त कपास के जो बाज़ार हैं उसमें काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिलती थी। तो उसी के नियंत्रण के लिए वहाँ पर सबसे पहले नियमित मंडियों की स्थापना का कार्य किया गया था, जो बाद में 1930 में सब जगह या हम कह सकते हैं सभी कृषि वस्तुओं पर किया गया है या लागू किया गया है। अब हम देखते हैं वर्ष 1951 में 236 नियंत्रित मंडियां थी, जो वर्ष 2005 में बढ़कर 7,521 हो गई है। ऐसे अगला इसका जो चैप्टर है वो है कृषकों को इन मंडियों से क्या लाभ हैं, पर उसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।